हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। सो आपके लिए हम जीके और जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, जिससे कि आपको कोई बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। देखिए, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बोला गया है कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है। तो भारत की जो न्यायिक प्रणाली है वो किस पर आधारित है, तो यहाँ पे आंसर होगा इसका उपरोक्त में से एक से अधिक। यानी कि जैसे अपना न्यायिक प्रणाली है वो किस पर आधारित है, जो चार ऑप्शंस हैं इनमें से एक से अधिक पर आधारित है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। तो स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका श्री MC सीतलवाड़। कौन थे? श्री MC सीतलवाड़ इसके सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपसे, क्वेश्चन में कहा गया है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान जी को पद पर शपथ दिलाई थी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पटना जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने 2019 में बिहार के ऊपर जो राज्यपाल हैं फागू चौहान उनको शपथ दिलाई थी। तो उस टाइम पर जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था माननीय SP शाही। माननीय SP शाही इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो यहाँ पे सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकते हैं। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो उसकी नियुक्ति जो है ना राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और वो अपना त्यागपत्र भी किसे ही प्रदान करेगा, तो वो अपना त्यागपत्र भी किसको प्रदान करता है? राष्ट्रपति को ही प्रदान करता है। ठीक है, तो जिसने नियुक्ति की है उसी को अपना त्यागपत्र देगा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा उसकी नियुक्ति करी गई है। और जो अपना त्यागपत्र है वो भी किसे देगा? राष्ट्रपति को ही देगा। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। जो सुप्रीम कोर्ट है इसके अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है इसके अंतर्गत जो न्यायाधीश हैं, जज हैं, जितने भी जज हैं, तो उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या है वो है 33+1। 33+1 मतलब 33 अन्य जज और एक जो होता है वो होता है CJI, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 33+1 जो है ना वो यहाँ पे जजों की संख्या है। और सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात अनुच्छेद नंबर 124 में कहा गया है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट है, इसका गठन की बारे में बताया गया। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होती है। यानी कि जो रिटायरमेंट की एज है, यानी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं आप, और आपकी जो रिटायरमेंट की एज है वो कितनी है, तो वो होती है 65 साल की। 65 साल की एज होती है उनके रिटायरमेंट की। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एकदम ठीक आंसर है। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। सेकंड कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। तीसरा कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। और फोर्थ कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या फिर अदालतों की क्या कर सकता है? सुनवाई कर सकता है। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो ये बात यहाँ पे गलत है, जो कोर्ट मार्शल है उसकी भी सुनवाई करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चलित न्यायालय किनका मानस पुत्र है। देखिए, जो भारत में चलित न्यायालय है वो किसका मानस पुत्र है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है। देखिए जो अपना सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जजों की संख्या होती है 33+1। 33+1 इसमें जज होते हैं और जो जज की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अब इनकी जो वृद्धि है उसकी वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है, तो जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश होते हैं उनकी वृद्धि करने का अधिकार संसद के पास है। ठीक है, संसद के पास है। जब जो अपना मुख्य न्यायाधीश होता है, जब वो कहेगा कि जब अपनी सिफारिश देगा कि राष्ट्रपति से कि सुप्रीम कोर्ट में जज बढ़ने चाहिए, तब राष्ट्रपति संसद के द्वारा ये बात करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, कौन से अधिनियम के द्वारा हुई थी। तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसकी स्थापना सन 1950 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन कह रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय जो न्यायिक पुनरावलोकन है इसका पहले हम देख लें कि कौन से अनुच्छेद में है। तो न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद नंबर 137 में है। न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद नंबर 137 में है। और इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा क्या होता है इसका अर्थ होता है यहाँ पे कि किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, इसका ये अर्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन इसका ये अर्थ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे इस क्वेश्चन का एकदम क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन की बात। ठीक है, मतलब सीधा सीधा ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो फैसले को बदल सकता है, ये बात हो गई इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन सा एक से अधिक राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट की बात करी गई है। और ऐसा कौन सा हाई कोर्ट है जो एक से अधिक राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। तो ऐसा कौन सा हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट है जिसका नाम है गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, गुवाहाटी हाई कोर्ट है, वो एक से ज़्यादा राज्यों के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है। देखिए जो जनहित याचिका होती है उसकी धारणा किस देश से ली गई है। तो जनहित याचिका की धारणा कहाँ से ली गई है, अमेरिका गणराज्य से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि USA इसका करेक्ट आंसर है। जो जनहित याचिका है वो यहाँ से ली गई है, अमेरिका से। ठीक है, आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर डी, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन कह रहा है कि किस उच्च न्यायालय ने आधिकारिक संवाद में दलित शब्द का प्रयोग पर पाबंदी लगाई है। तो ऐसा कौन सा हाई कोर्ट है जिसके द्वारा आधिकारिक जो ऑफिशियल संवाद होता है उसमें दलित शब्द के प्रयोग पर क्या लगाई है, पाबंदी यानी कि बैन लगा दिया है। तो ऐसा कौन सा उच्च न्यायालय है, तो वो है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय MP हाई कोर्ट, MP हाई कोर्ट के द्वारा ये बात करी गई है कि जो अपने आधिकारिक संवाद होता है उसमें दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए जो भारत का अपना सुप्रीम कोर्ट है इसके संदर्भ में हमें सही कथन बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। ठीक है, यहाँ पे ये कथन सही है, बाकी जो कथन है हमारे सामने वो कथन क्या है, गलत है। मतलब केवल नहीं है, केवल यहाँ पे शब्द का यूज़ किया गया है तो केवल नहीं है, मूल क्षेत्राधिकार भी है और अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी है। मतलब इसका तीनों प्रकार के यहाँ पे क्षेत्राधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च श्रृंखल कानून का कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया। देखिए जो उच्च श्रृंखल कानून है वो कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया था, तो किस मामले में किया था, तो ये किया था मेनका गांधी केस। इस बारे में थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ लीजिएगा, वैसे आपके एग्जाम के हिसाब से ये क्वेश्चन बन भी सकता है आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। जो पटना उच्च न्यायालय पटना हाई कोर्ट है
तो उसकी स्थापना, जैसे मतलब आप देखिए किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप अपने स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा जी, आपके एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आप लोग एमपी रह रहे हैं तो एमपी हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, और एमपी में जजों की संख्या कितनी है, और राज्यसभा लोकसभा की सीटें, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए उसके बारे में, ठीक है। तो जो पटना हाई कोर्ट है, क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी। तो जो पटना हाई कोर्ट है इसकी स्थापना की गई थी सन 1916 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। वर्तमान में भारत में हाई कोर्ट की संख्या है 25, ठीक है। और जो नवीनतम हाई कोर्ट है, नवीनतम मतलब न्यूएस्ट हाई कोर्ट है, वो है अमरावती। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करता है वह क्या कहलाता है। देखिए भारत का ऐसे राष्ट्रपति है, और भारत का राष्ट्रपति मान के चलो अपने किसी काम से मतलब है नहीं है, अनुपस्थित है, तो उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालता है। अब ये बात भी हो गई कि उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तब उस टाइम पर क्या करता है, जो अपना सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, वो राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य न्यायमूर्ति के सम्मेलन में पारित संकल्प के प्रचलन के अनुसार सामान्यतः कितने वर्षों की आयु के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ गई है कि कितने वर्षों की आयु के बाद जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए यहाँ पे एज पूछी गई है। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए कम से कम यहाँ पे 55 वर्ष की आयु के बाद ही क्या करी जाती है, उसकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एकदम ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पहला कथन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप वही है जो भारत के राष्ट्रपति के लिए है। दूसरा कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का आयकर से मुक्त होती है। तीसरा कह रहा है कि यदि कभी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की गढ़पूर्ति ना हो तदर्थ आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। और फोर्थ कह रहा है कि जो अपना सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को बुलाया जाता है। तो यहाँ पे इसका सही हमें बताना था, और सही इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका ये ऑप्शन नंबर सी कथन सही है। कथन पढ़िए कि यदि कभी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की गढ़पूर्ति ना हो तो उस तदर्थ आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। ये यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मतलब इसका कहने का ये है कि जब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कमी होती है, जैसे कुछ न्यायाधीश अनुपस्थित हैं, तो उसके स्थान पर जैसे छुट्टी लेकर के चले गए तो उनके स्थान पर एडहॉक जज बुलाए जाते हैं। और एडहॉक जज कहाँ से आते हैं, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाता है, और वो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर कार्य करते हैं, लेकिन वो अस्थायी होते हैं, ठीक है, अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं, और यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद से संबंधित रखता है। पहला अनुच्छेद यहाँ पे 215 है, और अनुच्छेद 215 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद नंबर 215, 222, 226, 227, ठीक है। 226 का मतलब होता है हाई कोर्ट क्या करता है, रिट जारी करता है। हाई कोर्ट रिट जारी करता है। आप देखिए यहाँ पे रिट का केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे सी, कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। तो हाई कोर्ट रिट जारी करेगा तो जो सी है उसका कौन सा होगा, तीसरा वाला होगा, सी का तीसरा वाला। अब ऑप्शंस को देखिएगा तो आपके आंसर जो है ना वो अपने आप बन जाएंगे। अब हमारी किस्मत यहाँ पे ख़राब थी, तो हमने देखा यहाँ पे सी में जो है ना तीसरे वाले लगभग सभी में है। अब देखिए आपको और भी अनुच्छेद पता होने चाहिए। तो अब देखेंगे यहाँ पे जो अनुच्छेद 215 है उसका संबंध किससे है। तो अनुच्छेद नंबर 215 का संबंध देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अनुच्छेद नंबर 222 का संबंध किससे है। अनुच्छेद नंबर 226 का हमने बता दिया है। अनुच्छेद 227 का देखेंगे। तो यहाँ पे जब इसके आंसर की बात करी जाती तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब मिला करके इसको चेक करते हैं और फिर देखते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे 215 का संबंध किससे है? 215 जो अनुच्छेद है इसका संबंध है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यानी कि जो हाई कोर्ट है वो एक प्रकार का अभिलेख न्यायालय है। हाई कोर्ट एक प्रकार का अभिलेख न्यायालय है। इसका मतलब, अभिलेख का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी निर्णय कर देती है तो उस निर्णय को अन्य मुकदमों में क्या कर सकती है, उदाहरण के तौर पर उसका उपयोग कर सकती है। इसका मतलब होता है हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 215 में ये बात कही गई है। उसके बाद 222 में क्या कहा गया है? तो 222 में कहा गया है कि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में, यहाँ पे इसमें ये बात कही गई है। अनुच्छेद 226 में हमने बता दिया था, और अनुच्छेद 227 में कहा गया है कि सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आप आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस हो चुके हैं समाप्त। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने अभी तक सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा और अच्छे से देखा होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आने वाले हैं इसी लेवल के। ठीक है, तो पहले से ही तैयारी करके जाइए जिससे कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सके। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।